480 बॉस पेई की दूरदर्शिता और गलाकाट प्रतिस्पर्धा की रणनीति। 11 अप्रैल सोमवार शाम ज्ञान गेम्स में लिन वान अपने दफ्तर में बैठी अपने सारे कामों को लेकर चिंतित थी। उसे एहसास हुआ कि बॉस पेई उसे लगातार चुनौतीपूर्ण काम सौंप रहे थे। इससे पहले उसे एक ऑनलाइन हॉरर गेम विकसित करने का काम सौंपा गया था, जो बाजार में बेहद दुर्लभ था। साथ ही उसे एक मोबाइल फोन पर शोध और विकास भी करना था। अब उसे आईओआई के लिए एक स्थानीय सर्वर का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया था, जो विदेशों में एक सफल गेम है। ये स्थानीय बाजार में तेंगा गेम्स के गॉग के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में होगा। तर्कसंगत रूप से एक नया गेम विकसित करना और साथ ही एक नए मोबाइल फोन मॉडल का प्रबंधन करना किसी एक गेम के लिए स्थानीय एजेंट के रूप में काम करने से कहीं अधिक कठिन होना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्थानीय एजेंटों को शोध और विकास का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके बजाय उन्हें केवल संचालन और प्रचार रणनीतियों के बारे में सोचना होता था। देखने में यह आसान लगता था, हालांकि लिन वान पर अब पहले से कहीं ज्यादा दबाव था। यह एक बेहद मुश्किल काम था। यह उसके पिछले कामों से कहीं ज्यादा कठिन था। जैसे ही उसे यह काम मिला, उसने ये जीजो और वांग जियाओबिन को बुलाकर अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कुछ बुनियादी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया था, जैसे कि स्थानीय सर्वर के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट बनाना, स्थानीय सर्वर के लिए अनुवाद और वॉइस ओवर करना, क्लाउड सर्वर किराए पर लेना, ग्राहक सेवा टीम को आउटसोर्स करना, स्थानीय सर्वर को शुरू करना, चलाना और उसका प्रचार करना, इत्यादि। ये बुनियादी बातें थीं। अगर लिन वान ने उन्हें निर्देश न भी दिया होता तो भी ये जीजो, वांग जियाओबिन और बाकी लोग ये काम कर लेते। लेकिन सवाल ये था कि सिर्फ इन्हीं चीजों के दम पर आईओआई का स्थानीय सर्वर गॉग से कैसे मुकाबला कर सकता है। लिन वान को बॉस पेई का लहजा याद आया जब उन्होंने उसे इस काम के बारे में जानकारी दी थी। वे आईओआई के स्थानीय सर्वर को लेकर बेहद आशावादी लग रहे थे। फिर भी लिन वान को खुद नहीं लगता था कि स्थानीय बाजार में आईओआई गॉग के सामने टिक पाएगी। गॉग की गेम क्वालिटी आईओआई के बराबर ही अच्छी थी। इतना ही नहीं, गॉग ने मोबाइल और क्लाइंट साइड गेम्स को मिलाकर बाजार पर अपना दबदबा बना लिया था और साल में 4 बार नकद पुरस्कार वाले प्रतियोगिता सत्र आयोजित करके बड़ी संख्या में गेमर्स को आकर्षित किया था। फिलहाल गॉग का पलड़ा भारी था, चाहे वो गॉड्स राइजिंग और आईओआई के पुराने खिलाड़ी हों या वो गेमर्स जिन्होंने इस तरह के गेम पहले कभी नहीं खेले थे। शुरुआत में ही दोनों गेम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ऐसे में इस स्थिति को पलटना कितना मुश्किल होगा। लिन वान को सबसे ज्यादा अवाक करने वाली बात यह थी कि मोबाइल गेम बनाने की सलाह सबसे पहले उन्होंने ही ली याडा को दी थी। बेशक बॉस पेई ने ही यह सुझाव दिया था, लेकिन लिन वान ने बॉस पेई के इरादों को अच्छी तरह समझ लिया था। अब लिन वान समझ सकती थी कि तेंगा के प्रतिद्वंद्वी कैसा महसूस कर रहे होंगे। वे पूरी तरह से बेबस थे। तेंगा गेम्स में कई प्रतिभाशाली लोग छिपे हुए थे। इतना ही नहीं, उन्हें बॉस पेई से मार्गदर्शन भी मिल रहा था। वे निश्चित रूप से शांगयांग गेम्स के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थे। जब वह चिंतित थी, तभी लिन वान ने अपने कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक सुनी। उन्होंने ऊपर देखा तो ये जिजो को देखा। स्थानीय सर्वर की तैयारी कैसी चल रही है? लिन वान ने सहज भाव से पूछा। हाथ में एक फोल्डर लिए ये जिजो लिन वान के सामने बैठ गए। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे विभाग को ब्लडी बैटल सॉन्ग को संभालने का अनुभव है। आईओआई के संचालन को संभालना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इससे हमें घबराहट नहीं हो रही है। लिन वान उदास हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बॉस पेई इस बार क्या सोच रहे हैं। मैं तेंगा गेम्स से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन बॉस पेई हमें बिक्री और मार्केटिंग पर जितना हो सके उतना पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करते दिख रहे हैं, ताकि आईओआई का लोकल सर्वर स्थानीय बाजार में गॉग से मुकाबला कर सके। मुझे अपने ही परिवार के सदस्यों से लड़ना अजीब लग रहा है। और तो और, मैं तेंगा गेम्स के लोगों के बहुत करीब हूँ। इससे सब कुछ और भी अजीब हो जाता है। इन सब के अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे जीतने की कोई उम्मीद है। जाहिर है, लिन वान को लगा कि दोनों गेम करीबी रिश्तेदार तो हैं, लेकिन दूर के भी। गॉग को तेंगा ने ही विकसित किया था और इसमें बॉस पेई पर आधारित एक हीरो भी था। हालांकि आईओआई बुरा नहीं था, लेकिन इतना करीबी नहीं था। इसके अलावा तेंगा के पास आईओआई के केवल संचालन अधिकार थे। वह गेम के अनुसंधान और विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इस बात ने लिन वान को बहुत असहज कर दिया। ये जिजू कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मुझे लगता है कि बॉस पेई शायद गलाकाट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। गॉग बहुत अच्छा विकास कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि तेंगा गेम्स आसानी से आत्मसंतुष्ट हो सकता है। प्रतियोगी इसे बहुत जल्दी पीछे छोड़ सकते हैं। इस शैली के खेलों में अधिकांश खिलाड़ी एक समय में केवल एक ही खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विजेता सब कुछ ले जाता है। लिन वान ने कुछ देर सोचा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका सबूत कहाँ है? ये जिजू ने जवाब दिया, समय ही सबूत है।
ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स ने स्थापित होते ही सबसे पहले फिंगर गेम्स में 20 मिलियन युआन का निवेश किया और आईओआई के स्थानीय सर्वर के लिए एजेंसी अधिकार प्राप्त किए। इसके तुरंत बाद बॉसपेई ने गॉग को विकसित करने का काम टेंगा गेम्स को सौंप दिया। क्या यह महज एक संयोग था? जाहिर है, बॉसपेई को इस तरह के गेम्स में अपार संभावनाओं का अंदाजा था। ज्यादातर गेम डेवलपर्स या तो एजेंसी अधिकार हासिल करते हैं या गेम का अपना वर्जन बनाते हैं, लेकिन बॉसपेई ने दोनों काम किए। उन्होंने एजेंसी अधिकार भी हासिल किए और गेम का अपना वर्जन भी बनाया। साफ है कि वे इस गेम शैली को बहुत महत्व दे रहे हैं। लिन वान ने सिर हिलाया। बात समझ में आ गई। हमेशा से उसने बॉसपेई को एक रणनीतिक और मेहनती व्यक्ति के रूप में देखा था। किसी खास शैली के एक गेम में सफलता हासिल करने के बाद वे उसी शैली का दूसरा गेम नहीं बनाते थे, लेकिन उन्होंने गॉग और आईओआई दोनों पर काम करना चुना जो एक ही शैली के थे। चाहे उनकी यह उम्मीद रही हो कि एक गेम दूसरे से आगे निकल जाएगा या दोनों गेम एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, इससे पता चलता है कि बॉसपेई इस शैली के गेम्स पर विशेष ध्यान दे रहे थे। कुछ सोचने के बाद लिन वान ने कहा, हमारा पहला लक्ष्य बॉसपेई के मिशन को पूरा करना और गेमर्स के लिए गॉग से मुकाबला करना होना चाहिए, है ना? ये जीजू ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। हालांकि हम बॉसपेई के इरादों के बारे में 100% निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन हम इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बॉसपेई ने हमें गेमर्स के लिए गॉग से लड़ने के लिए कहा है। लेकिन लिन वान ने भौहें चढ़ाईं। शायद गॉग का विश्लेषण करते समय मैं पक्षपाती हो रही हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि आईओआई किसी भी तरह से गॉग को पीछे छोड़ सकता है। ये जीजू ने अपने हाथों में मौजूद फोल्डर लिन वान को सौंप दिया। मुझे लगता है कि यह हमारा एक तुरुप का पत्ता है। लिन वान ने फोल्डर लिया और उसकी सामग्री को तेजी से पढ़ा। यह आईओआई के लिए नए हीरो विकसित करने की योजना थी। आईओआई की योजना पूरे साल में गेम में 24 नए हीरो जोड़ने की थी। औसतन हर महीने 2 हीरो गेम में जोड़े जाएंगे। इतनी जल्दी? लिन वान दंग रह गई। नए नायकों को विकसित करने की जटिल प्रक्रिया को वह अच्छी तरह समझती थी। इसमें विचार करना, रूप रंग तय करना, कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना, मॉडल डिजाइन करना, एनिमेशन डिजाइन करना, स्पेशल इफेक्ट्स डिजाइन करना, आंकड़ों को संतुलित करना, बहुत काम करना पड़ता था। आईओआई जिस गति से काम कर रही थी उसे एक मॉडल वर्कर के रूप में देखा जा सकता था। जैसा कि कहावत है, मार्शल आर्ट की दुनिया में गति ही विजेता का निर्धारण करती है। खेलों के मामले में भी यही सच है। एक गेम डेवलपर एक अपूर्ण गेम बना सकता है, लेकिन जब तक वह गेम को अपडेट और बेहतर बनाता रहे और नई सामग्री प्रदान करता रहे, गेमर उसे खेलते रहेंगे। दूसरी ओर, एक गेम डेवलपर एक शानदार गेम बना सकता है, लेकिन गेम को बहुत धीरे धीरे अपडेट करके खिलाड़ियों की नई सामग्री की भूख को संतुष्ट करने में विफल हो सकता है। अंततः गेम की लोकप्रियता कम हो जाएगी। फिंगर गेम्स का आईओआई एक बेहद शानदार गेम था। अगर यह गेम भी बहुत जल्दी अपडेट हो पाता तो यह वाकई बहुत प्रतिस्पर्धी होता। लिन वान ने इस बारे में सोचा। गॉग इस अपडेट की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वे हर महीने एक नया हीरो रिलीज कर सके तो भी काफी होगा। ये जीजू ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। हम तेंगा गेम्स की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। तेंगा गेम्स 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। हुशियानबिन एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे जो स्ट्रगल के अनुसंधान और विकास पर काम कर रही थी। मिन जिंगचाओ और झांग नान एक दूसरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे जो नए हीरो, नई स्किन डिजाइन करके गॉग के कंटेंट को अपडेट कर रही थी। जाहिर है, गॉग पर काम करने वाले लोगों की संख्या फिंगर गेम्स की तुलना में काफी कम थी, इसलिए गेम के लिए नए हीरो विकसित करने में उनकी गति भी धीमी होगी। अगर आईओआई गॉग से जल्दी हीरो जोड़ पाता तो आईओआई अपने गेमर्स को ज्यादा गेम कंटेंट दे पाता। यह एक बहुत बड़ा फायदा होता। इससे शायद दोनों गेमों की शुरुआती लोकप्रियता के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी। लिन वान ने इस पर काफी देर तक विचार किया और फिर कहा, ठीक है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। चूंकि बॉसपेई चाहते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे को प्रेरित करें और साथ मिलकर बेहतर बने, इसलिए हमें पीछे हटने या नरमी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कौशल के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। उसी समय पेइकियान अपने कार्यालय में फिश कैचिंग टेकआउट के आंकड़ों की जांच कर रहे थे। फिश कैचिंग टेकआउट के प्रमुख रूई यूचेन बगल में खड़े थे और चिंतित दिख रहे थे। फिश कैचिंग टेकआउट की स्थापना के बाद से ये फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे का एक सहायक व्यवसाय रहा है। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के प्रमुख पहले मा यांग थे, फिर झांग युआन और अब शियाओपेंग हैं। ये सभी रूई यूचेन के सीधे वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। फिश कैचिंग टेकआउट की स्थापना के समय लिन कैनरोंग इसके प्रभारी थे। हालांकि लिन कैनरोंग द्वारा फिश कैचिंग टेकआउट को लगातार घाटा पहुंचाने के कारण पेइकियान ने उनका तबादला मिंगयून प्राइवेट किचन में कर दिया था। इस प्रकार रूई यूचेन ने उस रिक्ति को भरा और आज तक फिश कैचिंग टेकआउट का कार्यभार संभाले हुए हैं। पेइकियान की रूई यूचेन से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि फिश कैचिंग टेकआउट का व्यवसाय पूरी तरह से फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के स्वामित्व में था। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे में
अगर उसे कोई अनुरोध करना होता तो वह सीधे फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के प्रभारी से संपर्क कर सकता था। आज पेई कियान ने स्पष्ट रूप से रुई युचेन को पदोन्नति देने के लिए बुलाया था। हालांकि रुई युचेन को बॉस पेई की असली मंशा का पता नहीं था। उसे डर था कि बॉस पेई उससे हिसाब लेंगे, इसलिए वह घबराया हुआ और चिंतित था। अब तक फिश कैचिंग टेक आउट घाटे में चल रहा था और मुनाफा नहीं कमा रहा था। दूसरी ओर इसके सहयोगी व्यवसाय जैसे फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे, ROF कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और मिंगयून प्राइवेट किचन सभी घाटे को मुनाफे में बदल चुके थे। वास्तव में उनमें से कुछ तो लीचेंग तक फैल चुके थे। फिश कैचिंग टेक आउट की तरह घाटे में चल रहा एकमात्र अन्य व्यवसाय अपविंड लॉजिस्टिक्स था। हालांकि अपविंड लॉजिस्टिक्स का प्रभारी बॉस पेई के खास लोगों में से एक था। लू मिंगलियांग ने उस समय तेंगा गेम्स में बॉस पेई के लिए कड़ी मेहनत की थी। रुई युचेन उसकी बराबरी कैसे कर सकता था? रुई युचेन को लगा कि अगर बॉस पेई घाटे में चल रहे किसी व्यवसाय को बंद करना चाहते हैं तो फिश कैचिंग टेक आउट सबसे अच्छा विकल्प होगा। ये सोचकर वह और भी घबरा गया। फिश कैचिंग टेक आउट के सभी आंकड़ों को देखने के बाद बॉस पेई बेहद संतुष्ट थे। किसी एक व्यवसाय के लिए कुछ समय के लिए घाटा उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लगातार घाटा उठाना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा फिश कैचिंग टेक आउट को लगातार घाटा ही हो रहा था, चाहे दूसरे व्यवसाय कितने भी सफल क्यों न हो और चाहे किसी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई हो। लिन कैनरोंग ने मिंगयून प्राइवेट किचन को लोकप्रिय बनाया था। यह उनकी काबिलियत साबित करने के लिए काफी था, लेकिन लिन कैनरोंग भी फिश कैचिंग टेक आउट को मुनाफा नहीं दिला सके। इससे पता चलता है कि फिश कैचिंग टेक आउट एक अच्छा व्यवसाय था जिसने हर मुश्किल का सामना किया था। ये सोचते ही पेई कियान ने अपनी मेज पर हल्के से थपथपाया। तुम्हें क्या लगता है, फिश कैचिंग टेक आउट के आज तक घाटे में रहने का मुख्य कारण क्या है? रुई युचेन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ बुरा सा महसूस हो रहा था। बॉस पेई उससे हिसाब लेंगे। रुई युचेन को अपने दिल में जवाब पता था। फिश कैचिंग टेक आउट अपने बिजनेस मॉडल की वजह से ही घाटे में चल रहा था, लेकिन वह ये बात जोर से नहीं कह सकता था। बॉस पेई ने ही व्यापार मॉडल तय किया था। अगर रुई युचेन कहता कि व्यापार मॉडल में कुछ गड़बड़ है तो क्या वह अप्रत्यक्ष रूप से बॉस पेई को थप्पड़ नहीं मार रहा होता? इसलिए रुई युचेन ने सोचने का नाटक किया और फिर सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। हालांकि इस जवाब से वह बेकार लग रहा था। रुई युचेन ने सोचा कि अप्रत्यक्ष रूप से बॉस पेई को थप्पड़ मारने से बेहतर यही होगा। पेई कियान दंग रह गया। वह इस नौजवान की ईमानदारी पर चौंक गया। हालांकि हैरानी जल्द ही मुस्कान में बदल गई। वह इस जवाब से बहुत खुश था। रुई युचेन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति लग रहा था जिसे निखारने की जरूरत है। चूंकि ऐसा था, इसलिए पेई कियान उसे और भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकती थी। अध्याय 481 शॉक थेरेपी क्या है? पेई कियान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपने पास रखी चायदानी उठाई और उसमें चाय भरकर रुई युचेन के हाथ में थमा दी। तुमने अच्छा जवाब दिया। रुई युचेन ने जल्दी से चायदानी ले ली। वह उलझन में था। मैंने अच्छा जवाब दिया, इसका क्या मतलब है? मैंने तो कहा था मुझे नहीं पता। बॉस पेई आमतौर पर दूसरों की तारीफ नहीं करते। क्या उन्हें लगा कि मैंने सच बोलकर मुझे ज्यादा ईमानदार बना दिया? ऐसा नहीं हो सकता। ईमानदारी एक गुण है, लेकिन बॉस पेई के लिए सिर्फ ईमानदारी से किसी की तारीफ करना काफी नहीं है। या क्या बॉस पेई ने मेरे दिखावे को समझ लिया? क्या उन्हें एहसास हुआ कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने उनके चेहरे को देखकर संतुष्टि महसूस की? नहीं, ये भी असंभव था। बॉस पेई इतने सती नहीं थे। या शायद मेरे सामान्य जवाब का बॉस पेई के सवाल में छिपे गहरे अर्थ से कोई संबंध था। दो गलत जवाबों को खारिज करने के बाद रुई युचेन का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसे एहसास हुआ कि बॉस पेई की इस साधारण सी तारीफ में जरूर कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपी है। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस पेई ने मछली पकड़ने और बेचने के लिए एक ऐसा ऑपरेटिंग मॉडल बनाया हो जो देखने में गलत लगे लेकिन किसी गहरे मकसद से? उन्होंने मुझसे ये सवाल मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछा ताकि वे इसके पीछे का मतलब समझ सकें। अगर मैं ईमानदारी से जवाब देता कि यह मॉडल लाभदायक नहीं होगा, तो बॉस पेई समझ जाते कि मैंने सिर्फ पहली परत देखी है और दूसरी परत को नहीं समझा है। मैंने मुझे नहीं पता कहकर साबित कर दिया कि मैंने न सिर्फ पहली परत देखी बल्कि दूसरी परत को भी समझा। हो सकता है मुझे सही जवाब न मिला हो, लेकिन कम से कम मैं अपने विचारों में सही दिशा में था। पूरे अंक न मिलने पर भी मुझे कम से कम 60 अंक तो मिलने ही चाहिए थे। बॉस पेई ने शायद इसी वजह से मेरी तारीफ की होगी। रुई युचेन के दिमाग में कई विचार कौंध गए। पेई कियान ने रुई युचेन का उदास चेहरा देखकर सोचा कि वह घबराया हुआ है। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। घबराओ मत, फिश कैचिंग टेक आउट के लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं है, समझे? रुई युचेन का दिल कांप उठा। जैसा कि उम्मीद थी, मुनाफा कमाना फिश कैचिंग टेक आउट का गौण उद्देश्य था। उसका प्राथमिक लक्ष्य कुछ और था। क्या था? अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना, अन्य उद्योगों के साथ मिलकर तेंगा को जीवन के हर पहलू में फैलाना।
उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन उपलब्ध कराना और उनकी खान पान की आदतों को बदलना ताकि हर कोई स्वस्थ जीवन जी सके। उसे शायद ठीक से पता न हो कि इनमें से कौन सा कारण है, लेकिन इन 3 कारणों में से एक तो जरूर होगा। रूई यूचेन को थोड़ी राहत मिली कि उसका मुझे नहीं पता कहना सही उत्तर साबित हुआ। समस्या सुलझाने की प्रक्रिया में भले ही बहुत बड़ा अंतर आया हो, लेकिन अंत में वह सही निकला। वह तुरंत खुश हो गया और ध्यान से सुनने लगा। पेई कियान ने आगे कहा, मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ काम सौंपना चाहती हूँ। पहला, आज से फिश कैचिंग टेक आउट, फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे से स्वतंत्र होगा। तुम सीधे मुझे रिपोर्ट करोगे, शाओपेंग को नहीं। स्वतंत्र फिश कैचिंग टेक आउट के अपने स्टोर होंगे और विस्तार होगा। तुम अब फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे पर निर्भर नहीं रहोगे। मुझे पता है तुम पूछोगे कि पैसे कहाँ से लाओगे, सीधे मुझसे ले लो। दूसरा, कुछ पोषण विशेषज्ञों और विशेषज्ञों को अच्छी तनख्वाह देकर एक गवर्नमेंट लैब स्थापित करवाओ ताकि फिश कैचिंग टेक आउट के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन तैयार किए जा सकें। इसमें खाने पीने की चीजों का चयन और खरीदारी आदि शामिल होगी। यह मछली पकड़ने के बाद परोसे जाने वाले भोजन के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। तीसरा, जिम के पूरक के रूप में फिटनेस भोजन का एक सेट विकसित करें। पेई कियान काफी समय से फिश कैचिंग टेक आउट के संचालन के बारे में सोच रहे थे। फिश कैचिंग टेक आउट की स्थापना को 1 साल से अधिक समय बीत चुका था। इससे न केवल कर्मचारियों के भोजन की समस्या हल हुई, बल्कि इसमें लगातार घाटा भी हो रहा था। अन्य लाभदायक परियोजनाओं की तुलना में ये भले ही मामूली लाभ हो, लेकिन बॉस पेई को इसमें की गई मेहनत का अंदाजा था। हालांकि फिश कैचिंग टेक आउट इंटरनेट कैफे पर निर्भर था। अधिक घाटा उठाने के लिए उन्हें और फिश कैचिंग टेक आउट खोलने पड़े, जिसका मतलब था कि उन्हें और इंटरनेट कैफे खोलने होंगे। लेकिन अब इंटरनेट कैफे इतने लाभदायक हो गए थे कि फिश कैचिंग टेक आउट के घाटे की भरपाई हो रही थी। यह एक दुष्चक्र में फंस गया था। इसलिए पेई कियान को लगा कि अब टेक आउट को आत्मनिर्भर बनाने का समय आ गया है। उन्हें कुछ फिश कैचिंग टेक आउट स्टोर खोलने होंगे ताकि वे कुछ किराया दे सकें और व्यवसाय का विस्तार भी कर सकें। साथ ही पेई कियान को लगा कि कुछ पैसा खर्च करके व्यवसाय को विकसित करना भी एक अच्छा विचार है। मछली पकड़कर परोसे जाने वाला भोजन, जाहिर है ये फास्ट फूड जैसा नहीं होगा। वह तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने वाला होगा। पेई कियान केंटकी या गोल्डन आर्चेस जैसा कुछ नहीं बनाना चाहती थी। वह एक बड़ी समस्या बन जाता। पेई कियान के मन में कुछ ऐसा बनाने का विचार था जो देखने में स्वादिष्ट न लगे, लेकिन सेहतमंद हो, फिटनेस मील हो और वजन कम करने वाले भोजन हो। इससे ज्यादा कीमत लगाकर आम ग्राहकों को लुभाया जा सकेगा। टेकअवे को लेकर एक मजाक चल रहा था। सब्जी सलाद जैसे सेहतमंद टेकअवे क्यों नहीं बिक रहे थे? नेटिजन्स ने जवाब दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि यह सेहतमंद है या नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही टेकअवे खा रहा हूँ। बेशक ये सबकी सोच नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी थी। ज्यादातर लोग टेकअवे इसलिए ऑर्डर करते थे क्योंकि इसका स्वाद भारी होता था। ज्यादातर लोग सेहतमंद, बेस्वाद हरी सब्जियों को नहीं खाना चाहते थे। इसलिए पेई कियान को लगा कि ऐसे सेहतमंद भोजन को बढ़ावा देना सबसे कम जोखिम वाला विकल्प होना चाहिए। कुछ शहरी युवा व्हाइट कॉलर कर्मचारी शायद इन्हें खाएं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी। फिश कैचिंग टेक आउट की खासियत बर्तनों का पुनर्चक्रण ये थी कि एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से पहले ये फायदेमंद नहीं होगा। सेहतमंद भोजन के इस सेट को जिम की सदस्यता के साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही ये जिम के ग्राहकों और फिश कैचिंग टेक आउट के मौजूदा ग्राहकों को भी आकर्षित कर सकता है, यानी एक तीर से 2 निशाने। पेई कियान अपनी सूझबूझ पर हैरान थे। बॉस पेई की बातें सुनकर रूई यूचेन चुप हो गया। घाटे में होने के बावजूद उसे आलोचना की बजाय पदोन्नति मिल गई थी। फिश कैचिंग टेक आउट और फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे अब एक ही स्तर पर थे। इतना ही नहीं, अब उसे सीधे बॉस पेई को रिपोर्ट करना था। राजमहल के नाटक देखने वालों को पता था कि सम्राट से बात कर पाना अपने आप में एक बड़ी शक्ति है। इसका मतलब था कि फिश कैचिंग टेक आउट को अब फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वह इस ढांचे से बाहर निकलकर अपना खुद का व्यवसाय विकसित कर सकता है। गवर्नमेंट लेबोरेटरी और फिटनेस मील तो और भी महत्वपूर्ण थे। पहले का मतलब था कि बॉस पेई फिश कैचिंग टेक आउट के भविष्य को बहुत महत्व देते हैं। दूसरे का मतलब था कि बॉस पेई फिश कैचिंग टेक आउट की मदद के लिए अन्य कंपनियों का इस्तेमाल करने को तैयार थे। इन तीनों बातों से स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, मैं तुम्हारा बिना शर्त समर्थन करूंगा। रूई यूचेन अनजाने में भावुक हो गया। अब उसे अपने पहले के विचारों पर और भी यकीन हो गया था। बॉस पेई के पहले सवाल में वाकई एक गहरा अर्थ छिपा था। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे को संचालन मॉडल की वजह से नुकसान हो रहा था। पौष्टिक भोजन का स्वाद अच्छा नहीं होता था, इसलिए वह ग्राहकों को पसंद नहीं आता था। बर्तनों को नष्ट करने, साफ करने, कीटाणुरहित करने और दोबारा इस्तेमाल करने में बहुत खर्चा आता था। ये खर्च तभी वसूल हो पाता था जब एक निश्चित स्तर तक मुनाफा कमाया जाता था।
बॉस पेई के लिए फिश कैचिंग टेक आउट का मुनाफा कमाना तो गौण था। तो फिर उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? रुई यूचेन ने पहले तो सिर्फ अनुमान लगाया था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था। फिश कैचिंग टेक आउट का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही आहार की शुरुआत करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मार्गदर्शन करना था। साथ ही तेंगा कॉर्पोरेशन भविष्य में विभिन्न संबंधित उद्योगों के विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करने की भी व्यवस्था कर रहा था। ये लक्ष्य संभवतः फिश कैचिंग टेक आउट की स्थापना के समय से ही बॉस पेई द्वारा निर्धारित किया गया था। हालांकि फंडिंग और संबंधित उद्योग की समस्याओं के कारण परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से फिश कैचिंग टेक आउट के प्रभारी व्यक्ति को इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब परिस्थितियां अनुकूल लग रही थीं। फिश कैचिंग टेक आउट अब काफी बड़े पैमाने पर फैल चुका था और उपभोक्ताओं के बीच इसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उन्हें स्वस्थ भोजन की अवधारणा को स्थापित करते हुए विस्तार जारी रखना चाहिए। क्या मुनाफा कमाना अब बस कुछ ही समय की बात नहीं थी? जैसा कि उम्मीद थी, फिश कैचिंग टेक आउट को पहले जो नुकसान हुआ था वह सब बॉस पेई के अनुमानों के दायरे में था। रुई यूचेन जोर से कहना चाहता था, बॉस पेई, मैं समझ गया। मुझे समझ आ गया कि फिश कैचिंग टेक आउट घाटे में क्यों चल रहा था। मुझे इस ऑपरेशन मॉडल का असली मतलब समझ आ गया। हालांकि बॉस पेई की हल्की मुस्कान देखकर रुई यूचेन को लगा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है बॉस पेई जानते थे कि मैं कभी न कभी यह बात जान ही जाऊंगा। अभी जोर से बोलने से वे असभ्य लग सकते थे। सब जानते थे कि बॉस पेई को ऐसे अधीनस्थ पसंद नहीं थे जो अपनी तारीफ खुद करते थे। उन्हें मेहनती अधीनस्थ पसंद थे जो सिर्फ समस्याओं की बात करते थे, उपलब्धियों की नहीं। रुई यूचेन ने खूब सोच विचार करने के बाद एक ही वाक्य में अपनी बात समेट ली। निश्चिंत रहिए बॉस पेई, मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। पेई कियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह सीखने को तैयार था। उसी समय हुआंग सिबो अपने घर में सोफे पर लेटा हुआ था। एक विदेशी फिल्म देखने के बाद उसे अचानक थोड़ी बोरियत महसूस हुई। फेई हुआंग वर्कस्पेस को शॉक थेरेपी पर आए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया था। टुमारो इज ब्यूटीफुल की विदेशी रिलीज चल रही थी। घरेलू बॉक्स ऑफिस का भुगतान भी जल्द ही आने वाला है। बॉस पेई ने फी हुआन को वर्कस्पेस में पूरे 4 महीने का आश्चर्य दिया था। अभी एक हफ्ता ही बीता था कि हुआन सिबो इसे सहन नहीं कर पा रहा था। घर पर बहुत खाली बैठा हूँ। सवैतनिक छुट्टी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हर दिन घर पर बैठकर फिल्में देखना घुटन भरा था। हुआंग सिबो को काम पर जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर बॉस पेई चाहते थे कि फी हुआंग वर्कस्पेस को शॉक थेरेपी दी जाए, तो उन्हें ऐसा करना ही होगा। अगर बॉस पेई ने उसे छुपकर काम पर जाते हुए पकड़ लिया, तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन 4 महीने तक इस हालत में रहना, मौत ज्यादा अच्छी लगती। हुआंग सिबो ने अपना फोन निकाला और फी हुआंग वर्कस्पेस ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। कई लोगों ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैंने एक दिन में 4 फिल्में देखी। मैं मर रहा हूँ। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं टुमारो इज ब्यूटीफुल पर काम कर रहा था। मुझे भी याद आ रहा है। थकाने वाला था, लेकिन बहुत मजेदार था और उपलब्धि का एहसास भी होता था। मुझे लगता है कि अब जब मैं पेड लीव पर हूँ तो मैं बेकार हो रहा हूँ। सबने शिकायत की। हुआंग सिबो ने चुपचाप आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ उसकी समस्या नहीं थी, बाकी सब भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। जू शियासे ने जवाब दिया, शिकायत मत करो सब लोग। कुछ दिन सोचने के बाद मुझे एक समस्या समझ में आई। हुआंग सिबो ने तुरंत पूछा, क्या समस्या? जू शियासे ने कहा, बॉस पेई ने हमें जो बताया वो सवैतनिक अवकाश नहीं बल्कि शॉक थेरेपी थी। हुआंग सिबो उलझन में पड़ गया। क्या कोई फर्क है? हम तो वास्तव में सवैतनिक अवकाश पर हैं। जू शियासे ने एक विचारमग्न इमोजी भेजा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फर्क है। सवैतनिक अवकाश का मतलब है काम से थकने के बाद आराम करने के लिए कुछ समय देना। 1 हफ्ता काफी होता, लेकिन बॉस पेई ने हमें 4 महीने का पागलपन दिया। जाहिर है आराम के लिए यह बहुत ज्यादा है। इसलिए बॉस पेई ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो शॉक थेरेपी था। हुआंग सिबो दंग रह गया। आप शॉक थेरेपी को कैसे समझाएंगे? जू शियासे ने कहा, शॉक थेरेपी एक आर्थिक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि गंभीर रूप से असंतुलित आर्थिक स्थिति में सामाजिक मांग और आपूर्ति का संतुलन कुछ कठोर उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इससे अल्पावधि में सामाजिक तंत्र सामान्य रूप से काम करने में असमर्थ भी हो सकता है। हालांकि यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो दर्द के बाद जल्दी ही व्यवस्था बहाल की जा सकती है। हमारा फी हुआंग वर्कस्पेस वर्तमान में ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है। हुआंग सिबो थोड़ा उलझन में था। नहीं, हम गंभीर रूप से असंतुलित नहीं हैं। नहीं, हम किसी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। जू शियासे ने कहा, फिर से सोचिए। क्या आपको यकीन है कि हम किसी असंतुलन का अनुभव नहीं कर रहे हैं?
मैं फिल्म निर्देशन में स्नातक हूँ। मैंने 2 साल से भी कम समय पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। भाई हुआंग, आप हाल ही में गेम उद्योग से आए हैं। बाकी लोग ज्यादातर शिक्षाविदों से हैं। हम में से किसने कभी इतनी सफल फिल्म में हिस्सा लिया था? हमारा कार्यस्थल लघु फिल्में बनाना था। हमने अपने पहले ही प्रयास में 2 करोड़ युआन की बॉक्स ऑफिस सफलता हासिल की। कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि आप लोग खुद पर घमंड नहीं कर रहे हैं? कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? क्या हर कोई यह नहीं सोचता कि 2 करोड़ युआन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना मुश्किल नहीं है, यह मुमकिन है? सब लोग चुप हो गए। हुआंग सिबो शांत हुए और अपने मन में झांका। निर्देशक झू शिया से शायद सही कह रही थीं। हाँ, अब हर कोई थोड़ा घमंडी लग रहा था, लेकिन ये तो मानवीय स्वभाव है। फिल्म बनाने के उनके पहले ही प्रयास ने 2 करोड़ युआन से अधिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दिया। आम लोगों के लिए इस पर गर्व न करना बहुत मुश्किल था। हुआंग सिबो ने अपना जवाब टाइप किया, तो फिर शॉक थेरेपी का इससे क्या लेना देना है? झू शियासे ने तुरंत जवाब दिया, जरा सोचो, अगर हम अपनी मौजूदा मानसिकता के साथ अगली फिल्म की शूटिंग की तैयारी करें तो क्या होगा? टुमारो इज ब्यूटीफुल की सफलता का पहला श्रेय बॉस पेई की बेहतरीन स्क्रिप्ट को जाता है। दूसरा, हम सभी की प्रेरणा का नतीजा था। इसी प्रेरणा की वजह से फिल्म निर्माण के दौरान हमने शानदार प्रदर्शन किया। अंत में, हमने अपनी पहली फिल्म होने के कारण सावधानी और विनम्रता के साथ शूटिंग की। अब क्या, मुझे पूरा यकीन है कि बॉस पेई एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाएंगे, लेकिन हमारी प्रेरणा खत्म हो चुकी है। साथ ही, हम घमंडी भी हो गए हैं। अब हम अपनी पुरानी मानसिकता को बनाए नहीं रख सकते। अगर हम इस हालत में फिल्म बनाएंगे तो फिल्म जरूर बर्बाद हो जाएगी। जाहिर है, बॉस पेई ने फी हुआंग वर्कस्पेस में सभी की मानसिकता में आए गंभीर असंतुलन को समझ लिया है। इसलिए, उन्होंने हमें सोचने और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए शॉक थेरेपी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। सपनों में खोए लोगों को जगाने के लिए एक चेतावनी। हुआंग सिबो को अचानक लगा कि यह बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जल्दी से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? घर पर बैठे बैठे कुछ न करें। झू शियासे ने कहा, सोचें और अपनी मानसिकता को सुधारें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी प्रेरणा को फिर से जगाना। फिल्म उद्योग में बिना तरीकों के सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। प्रेरणा के बिना हम सिर्फ खराब फिल्में ही बनाएंगे। इससे न सिर्फ नुकसान होगा, बल्कि हमारी बहुत आलोचना भी होगी। हम पर्याप्त प्रेरणा से ही बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए, हमें खुद को आगे बढ़ाना होगा। अध्याय 482 रहस्यमय सूर्य कभी अस्त नहीं होता। घर का प्रकार। झू शियासे की बातें सुनकर सब जागृत हो उठे। जी हाँ, हर दिन घर पर सुस्त बैठे रहकर इस अच्छे अवसर को गंवाना सरासर व्यर्थ होगा। निर्देशक झू शियासे ने संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके अलावा, बॉस पेई के अलावा टुमारो इज ब्यूटीफुल में उनका सबसे बड़ा योगदान था। जब वे भी इस छोटी सी सफलता से घमंड नहीं कर रहे थे और लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो भला उन्हें ढील क्यों देनी चाहिए थी? झू शियासे के मार्गदर्शन में फी हुआंग वर्कस्पेस के बाकी कर्मचारियों को भी यह बात जल्दी समझ आ गई। आमतौर पर, सवैतनिक अवकाश में आराम करना चाहिए, लेकिन अगर कोई छुट्टी में पढ़ाई और खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचे तो उसे सवैतनिक अवकाश नहीं कहा जा सकता। इसे सवैतनिक सुधार कहा जाना चाहिए। हालांकि, यही समस्या की जड़ भी थी। सवैतनिक अवकाश पर रहने वाले लोग आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है और उन्हें आराम की जरूरत होती है। लेकिन फी हुआंग वर्कस्पेस के कर्मचारियों को आराम की कोई कमी नहीं थी। टुमारो इज ब्यूटीफुल की शूटिंग, संपादन और प्रचार वाकई काफी थकाने वाला था। हालांकि, फिल्म रिलीज होने के आधे महीने बाद सभी को भरपूर आराम मिला। वे रोजाना ऑफिस में गौयान पर नजर रख रहे थे और कुछ और नहीं कर रहे थे। इस दौरान वे ऑफिस में तो थे, लेकिन गेम खेल रहे थे, ड्रामा देख रहे थे और जंक फूड खा रहे थे। उनकी थकान काफी हद तक दूर हो चुकी थी। अब उनमें से ज्यादातर लोग कुछ करने की तलाश में थे। बॉस पेई की शॉक थेरेपी की परिभाषा ने सिर्फ सभी को काम करने से रोका था, लेकिन उन्हें कुछ और करने से नहीं। उन्हें कंपनी द्वारा दी गई इस सवैतनिक छुट्टी का उपयोग ज्ञान बढ़ाने और खुद को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। यह एक बेहतरीन मौका था जो शायद दोबारा न मिले। अगर वे नौकरी छोड़ देते और खुद को बेहतर बनाना जारी रखते तो उन्हें जीवनयापन के खर्चों के तनाव का सामना करना पड़ता। पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब क्या, उन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उन्हें अभी भी वेतन मिल रहा था। इसके अलावा, झू शियासे की बातों ने सभी को खतरनाक मानसिकता की याद दिला दी। टुमारो इज ब्यूटीफुल भले ही सफल रही हो, लेकिन ऐसी सफलता में संयोग और भाग्य का भी हाथ था। इसका मतलब यह नहीं था कि यह टीम 20 करोड़ युआन की बॉक्स ऑफिस कमाई के लायक थी। अगर अगली फिल्म फ्लॉप हो जाती तो क्या होता? उनमें से ज्यादातर लोग शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे गिरना नहीं चाहते थे। इसलिए, उन्हें खुद को सुधारना ही था। उन्हें इस समय का सदुपयोग खुद को सुधारने में करना था ताकि वे बॉस पेई पर अपनी निर्भरता कम कर सकें।
उन्हें खुद को और अधिक सफल बनाना था ताकि वे बॉस पेई की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। समूह में भावनाएं उग्र थीं। हम खुद को बेहतर बनाने के लिए कहाँ जाएं? मैंने सुना है कि कुछ विश्वविद्यालयों में निर्देशक विकास पाठ्यक्रम होते हैं जिनमें केवल संबंधित अनुभव वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। वे 4 साल के अध्ययन को 1 साल के पाठ्यक्रम में समेट देते हैं। उनके पास उत्कृष्ट प्रोफेसर हैं और उनसे वास्तव में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये संभव नहीं है। यह 1 साल का पाठ्यक्रम है जबकि हमारे पास केवल कुछ महीने हैं। ओह, ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है लेकिन निर्देशक जू के लिए उपयोगी नहीं होगा, है ना? प्रोफेसर ने भी शायद इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं की होगी, तो समान स्तर के छात्रों की तो बात ही छोड़िए। जू शियासे ने जवाब दिया, कृपया ऐसा रवैया न अपनाएं। हमें कुछ परिणाम तो मिले हैं लेकिन ये प्रोफेसर और शिक्षक विश्वस्तरीय पेशेवर हैं। कृपया 2 सफल फिल्में बनाने पर घमंड न करें। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हुआंग सिबो सहमत हुए, हाँ, हर कोई शिक्षक बन सकता है। हम आम लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, पेशेवर फिल्म निर्माताओं से तो और भी ज्यादा। जू शियासे ने कहा, समय को देखते हुए मैं सभी को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चुनने का सुझाव दूंगी। हैंडोंग विश्वविद्यालय में उन्नत प्रशिक्षण। कक्षाएं शनिवार और रविवार को होंगी और ये 2 साल तक चलेगा। इस तरह फी हुआंग वर्कस्पेस के लिए शॉक थेरेपी खत्म होने के बाद भी हम सप्ताहांत में कक्षा में जा सकेंगे। बेशक ये तथाकथित प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं कक्षा में सुनने के अलावा सभी के लिए कुछ संबंधित अध्ययन की व्यवस्था करूंगा। सभी को उन दिनों में एक फिल्म देखनी चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए जब कक्षाएं नहीं होती हैं। एक विश्लेषणात्मक फिल्म समीक्षा लिखें। हर हफ्ते फिल्म और टेलीविजन पर एक किताब पढ़ें, पढ़ने के नोट्स लिखें और स्कूल वापस जाने पर मैं अपने प्रोफेसर से विशेष व्यवस्थाओं के बारे में पूछूंगा। सामग्री को अंतिम रूप देने के बाद मैं सभी को सूचित करूंगा। जू शियासे की व्यवस्थाओं को लेकर हर कोई निश्चिंत हो सकता था। आखिर वह इसी विषय में स्नातक थे। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वे हमेशा हैंडोंग विश्वविद्यालय वापस जाकर अपने शिक्षकों और प्रोफेसरों से पूछ सकते थे। इसके अलावा वे टुमारो इज ब्यूटीफुल जैसी फिल्म भी बना चुके थे। उनके स्कूल ने उन्हें कई बार वापस जाकर अपने जूनियर्स को लेक्चर देने के लिए कहा था। हुआंग सिबो के लिए भी यह अनुरोध कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री से इस क्षेत्र में कदम रखा था। फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी नींव कमजोर है। कई चीजें थीं जो उन्हें समझ नहीं आती थीं। वह पहले डायरेक्टर जू शियासे की मदद करने में व्यस्त था, इसलिए उसे सीखने और परिचित होने का समय नहीं मिला था। अब वह अपनी कमियों को पूरा कर सकता था। वह थोड़ा भावुक भी हो गया था। जब वह उत्साहित था तभी हुआंग सिबो को एक संदेश मिला। अरे, भुगतान आ गया। पेई कियान ने ऑफिस में जिम्हाई ली और काम से निकलने के लिए तैयार हो गया। पेई कियान को लगा कि रुई यूचेन और फिश कैचिंग टेक आउट के लिए किए गए सौदे के बाद पैसे खोने का उसका डर काफी कम हो गया था। वह ऑफिस से निकलने ही वाला था कि उसे हुआंग सिबो का संदेश मिला, बॉस पेई, फिल्म का भुगतान आ गया है। पेई कियान का दिल लगभग बैठ गया। इतनी जल्दी? उसने फी हुआंग वर्कस्पेस को भले ही झटका दिया हो, लेकिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस का भुगतान अभी तक तय नहीं हुआ था। उसी क्षण कंपनी के खाते में 70 मिलियन युआन और जुड़ गए। पेई कियान को लगा कि उसके कंधों पर बोझ फिर से भारी हो गया है। ये फी हुआंग वर्कस्पेस तो बस मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना जानता है। पेई कियान को बहुत गुस्सा आया, हालांकि उसे पता था कि यह रकम उसके खाते में आ जाएगी। ये 3 दिन पहले ही आ गई। उसने अनदेखा करने का नाटक किया और अपना मोबाइल फोन वापस जेब में रख लिया। धिक्कार है हुआंग सिबो पर। उसके मेरे पीछे पड़ने से कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं उसे नजरअंदाज करूंगा। शुक्र है कि मैंने इस रकम का इंतजाम पहले ही कर लिया है, वरना मुझे सच में बहुत परेशानी होती। पेई कियान ने कल ही तेजी से पैसे का इंतजाम करने का फैसला किया। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि पैसा कब आएगा। आधे घंटे बाद हुआंग सिबो ने अपना मोबाइल फोन देखा। बॉस पेई ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। बॉस पेई फिर से व्यस्त लग रहे हैं। हुआंग सिबो थोड़ा निराश हुआ। वह बॉस पेई को पढ़ाई की व्यवस्थाओं के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट देना चाहता था, लेकिन बॉस पेई की ओर से कोई जवाब न मिलने पर उसने ये बात मन में ही रखी। आधे घंटे तक शांति से सोचने के बाद हुआंग सिबो ने अपना इरादा बदल लिया। उसे लगा कि उसे ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए। एक आम बॉस को अगर पता चले कि उसके कर्मचारी पढ़ाई कर रहे हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं, तो वह 2 तरह से ही प्रतिक्रिया देगा। पहला, उसके पास इतना खाली समय होगा कि उसके पास करने को कुछ नहीं होगा। दूसरा, वह किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहेगा। इससे कर्मचारी पर और भी क्रूरता और अमानवीय दबाव पड़ेगा। बेशक हुआंग सिबो अच्छी तरह जानता था कि बॉस पेई ऐसे बॉस नहीं थे। बॉस पेई एक अच्छे बॉस थे जो कर्मचारियों के आराम के समय और निजी जगह को बहुत महत्व देते थे। इसी वजह से तेंगदा के किसी भी कर्मचारी को नौकरी बदलने की इच्छा नहीं थी।
ऐसे में हर कर्मचारी अपने खाली समय में खुद को बेहतर बनाकर बॉस पे द्वारा सौंपे गए कार्यों को और भी अच्छे से पूरा कर सकता था और अपनी क्षमता को भी पहचान सकता था। फिर भी इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआंग सिबो को लगता था कि तेंगा में ऐसी बातें स्वाभाविक हैं, तो बॉस पेई को इसकी सूचना क्यों दी जाए। इससे तो केवल उसकी छवि ही खराब होगी, मानो वह श्रेय मांग रहा हो। बॉस पेई को श्रेय मांगने वाले कर्मचारी बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए हुआंग सिबो ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया और फी हुआंग वर्कस्पेस चेक ग्रुप में दूसरों के साथ अगली प्रशिक्षण योजना पर चर्चा शुरू कर दी। 12 अप्रैल मंगलवार पेई कियान कार में बैठा था और नक्शे पर उसे अपना गंतव्य दिख रहा था, जिंगजोऊ डॉन ऑफ प्रॉस्परस सिटी। ये जिंगजोऊ में एक मध्यम उच्च श्रेणी की संपत्ति थी। पेई कियान को यह मुख्य रूप से 2 कारणों से पसंद थी। पहला, ये कंपनी के अपेक्षाकृत करीब थी, वह पैदल चलकर 20 मिनट में वहां पहुंच सकता था। दूसरा, एक इमारत थी जो पेई कियान को अपनी जरूरतों के हिसाब से सही लगी। बेशक इसकी पुष्टि मौके पर जाकर ही करनी थी। पेई कियान ने तय किया कि टुमारो इज ब्यूटीफुल से मिले पैसों का क्या करना है। अचल संपत्ति खरीदनी है। बेशक यह आम अचल संपत्ति नहीं थी। सिस्टम पेई कियान को अचल संपत्ति के कारोबार में शामिल होने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन सिस्टम के फंड का इस्तेमाल करके इमारतें खरीदने से मना नहीं करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि इमारत उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खरीदी जा रही है या नहीं। जैसे कि मिंगयुन प्राइवेट किचन का अर्ध व्यावसायिक विला, वह इसे खरीदकर यूं ही नहीं छोड़ सकता था, उसमें रेस्टोरेंट खोलना ठीक था। इस बार पेई कियान ने मकान किराए पर देने का एक ब्रांड बनाने का फैसला किया। उसने नाम भी सोच रखा था, स्लॉथ अपार्टमेंट। इस नए कारोबार के 3 फायदे थे। इमारत खरीदने में सिस्टम के फंड का एक बड़ा हिस्सा जल्दी खर्च हो सकता था। फिलहाल पेई कियान के पास शुरुआती रकम 20 मिलियन युआन थी। अचल संपत्तियों को 10% में परिवर्तित किया गया, जिसका अर्थ था कि पेई कियान के लिए 60 से 70 मिलियन खर्च करके एक इमारत खरीदना स्वीकार्य था। इस अपार्टमेंट का उपयोग साथ ही साथ कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी किया जा सकता था। पेई कियान इसमें रहने लग सकती थी और इसके भुगतान के लिए सिस्टम फंड का उपयोग कर सकती थी। सजावट, फर्नीचर की खरीद, दैनिक सफाई, रख रखाव, बिजली पानी आदि, इन सब से और अधिक नुकसान हो सकता था। बेशक इसमें जोखिम भी थे। जोखिम यह था कि अगर यह ब्रांड लोकप्रिय हो गया और हर कोई इसे किराए पर लेने के लिए दौड़ पड़ा तो इससे मुनाफा भी हो सकता था। बेशक पेई कियान ने इस मुद्दे पर पहले ही विचार कर लिया था और मुनाफा न कमाने का एक तरीका सोच लिया था। पहला था कमरे का प्रकार, दूसरा था कीमत। मोबाइल फोन पर दिख रहे फ्लो प्लान से पता चलता था कि जिंगजोऊ के समृद्धि नगरी का उदय में स्थित यह घर एक बहुत ही दुर्लभ हाई एंड फ्लो प्लान था। ये घर सूर्य कभी अस्त नहीं होता की श्रेणी में आता था, जिसमें पूर्व से पश्चिम तक 360 डिग्री तक दिन का उजाला रहता था और कहीं भी रोशनी नहीं रुकती थी। पूरी इमारत बेलनाकार थी, जिसमें दिन में सूर्य की रोशनी और रात में चांदनी पड़ती थी। स्वर्ग और पृथ्वी के सार का संयोजन सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से जगमगाता हुआ इसे लड़ाकू विमान कहा जा सकता है। और पेई कियान ने प्लान देखकर शिकायत करने का मन बनाया। ये घर सूरजमुखी के लिए बहुत उपयुक्त था। कोई भी हर दिन इसके चारों ओर घूमकर धूप सेक सकता था और धूप का एक भी पल नहीं चुकता। हालांकि इस तरह का घर बॉस पेई की आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुरूप था। और क्या यह एक मुहावरा है? कृपया बताएं कि इसका कमरे से क्या संबंध है। अध्याय 483 में यह इमारत खरीद रहा हूं। समृद्धि नगरी का उदय के मुख्य द्वार पर विक्रय कार्यालय के प्रबंधक यांग उनका इंतजार कर रहे थे। बॉस पेई, आपका स्वागत है। मुझे नहीं लगा था कि हमारे छोटे से जिले में आपकी दिलचस्पी होगी। मैं सचमुच बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रबंधक यांग के इतने उत्साह को देखकर पेई कियान को सच बताने में शर्म आ रही थी। वह पूरी तरह से इस घर के अनोखे लेआउट के कारण आए थे। पेई कियान को यह घर संयोग से मिला था। फ्लो प्लान देखते ही उन्हें लगा कि यह घर अच्छा है। फिर उन्होंने सहायक शिन से इस जगह पर संपर्क करवाया और पुष्टि की कि वह आज घर देखने आ सकते हैं। जिंगजोऊ में तेंगा की मौजूदा प्रतिष्ठा को देखते हुए प्रबंधक यांग ने स्वाभाविक रूप से उनके आने को बहुत महत्व दिया। बॉस पेई, क्या हम पहले चाय पी लें या सीधे इमारत का दौरा करें? प्रबंधक यांग ने पूछा। पेई कियान की नजरें कार से उतरते ही उस अजीब बेलनाकार इमारत से हटी नहीं थीं। चलिए पहले घर का दौरा कर लेते हैं। मैनेजर यांग ने सिर हिलाया। ठीक है, कृपया मेरे साथ आइए। पेई कियान मैनेजर यांग के पीछे पीछे चलते हुए आसपास की रिहायशी इमारतों का जायजा ले रही थी। डॉन ऑफ प्रॉस्परस सिटी में कई इमारतें थीं। उनमें से अधिकतर सामान्य और चौकोर आकार की थीं, अन्य साधारण बस्तियों से अलग नहीं। केवल यह अलग थलग बेलनाकार रिहायशी इमारत ही कुछ हटकर थी। ये पूरे इलाके के केंद्र में स्थित थी। छत पर डॉन ऑफ प्रॉस्परस सिटी लिखा हुआ था, जो इस बस्ती में इसकी उच्च स्थिति को दर्शाता था। पहली बार आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए धोखा खाना वाकई मुमकिन था।
हालांकि पेई कियान ने पूरी जानकारी जुटा ली थी। इस इमारत में हर मंजिल पर एक यूनिट थी जिसका क्षेत्रफल 248 वर्ग मीटर था, जिसमें 5 कमरे, 3 हॉल और 4 बाथरूम थे। इसमें कुल 12 मंजिलें थीं और इसकी ऊंचाई 3.6 मीटर थी, जो आम रिहायशी यूनिटों से कहीं अधिक थी। अगर कोई इसका फ्लो प्लान देखता तो वह टीवी पर प्रसारण बंद होने पर दिखने वाले गोलाकार मोज़ेक पैटर्न जैसा लगता। पेई कियान ने इंटरनेट पर एक पोस्ट देखी और उसमें कई तरह के अजीबोगरीब घर देखे, जैसे रनवे हाउस, सीवा हाउस, टॉयलेट हाउस, युद्धपोत हाउस वगैरह। ये देखकर पेई कियान की आंखें चौंधिया गईं। वह इन्हें खरीदना चाहता था। दुर्भाग्य से पोस्ट में इन इलाकों के नाम नहीं थे, इसलिए उसे पता नहीं था कि इन्हें कहाँ ढूंढना है। इसके अलावा इनमें से ज्यादातर घर जिंगजोऊ में नहीं थे। दूसरे दर्जे का शहर होने के नाते जिंगजोऊ में घरों की कीमतें पूरे देश के मुकाबले ज्यादा नहीं थीं। डेवलपर्स के पास जमीन की कमी नहीं थी, इसलिए इस तरह का अनोखा अपार्टमेंट बनाने की संभावना बहुत कम थी। आमतौर पर ऐसे अनोखे घर केवल सीमित जगह वाले बड़े शहरों में ही दिखाई देते हैं, जहां जगह का इस्तेमाल बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाए। आखिरकार उन्हें कंपनी के पास ही ये 360 डिग्री धूप वाला, कभी न डूबने वाला अपार्टमेंट मिल गया। ऐसा घर कोई अकेला मामला नहीं था। बीजिंग और शंघाई जैसे कई शहरों में भी ऐसे घर थे जिनका आकार 200 वर्ग मीटर से लेकर 400 वर्ग मीटर से भी अधिक था। ऐसे घरों का दायरा बढ़ता जा रहा था। आखिर क्यों, कौन जाने। शायद डेवलपर्स को लगा होगा कि अमीर लोग ऐसे अपार्टमेंट पसंद करेंगे। ऐसा अपार्टमेंट देखने में सुंदर तो था, लेकिन व्यावहारिक बिल्कुल नहीं। बाहर से देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर घर का लिविंग रूम, बेडरूम और स्टडी रूम तीनों ही अनियमित आकार के हों तो कितनी परेशानी होगी। ऐसे घर में जगह का इस्तेमाल बहुत ही कम होगा। भले ही इसका क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर हो, लेकिन यह एक सामान्य 200 वर्ग मीटर के कमरे से बहुत अलग नहीं होगा। इसके अलावा चाहे नज़ारा कितना भी अच्छा क्यों न हो, लोग एक ही दृश्य को बार बार देखकर ऊब जाते थे। ज्यादातर लोग आराम और व्यवहारिकता के लिए घर खरीदते थे। ऐसे घर का मूल किराया लगभग 15,000 युआन प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन बिक्री कम होने के कारण ये घटकर 12,000 युआन प्रति वर्ग मीटर हो गया था। फिर भी अब ये घर लगभग 3 मिलियन युआन में बिक रहा है। क्या किसी अमीर व्यक्ति के लिए 3 मिलियन युआन में इतना बड़ा घर खरीदना एक शानदार सौदा नहीं होगा? ऐसे घरों की मौजूदा स्थिति ये थी कि कोई अमीर व्यक्ति इसे नहीं खरीदेगा और आम लोग इसे वहन नहीं कर सकते। पूरा इलाका लगभग बिक चुका था, केवल यही इमारत इंटरनेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध थी। अगर कीमत में बहुत ज्यादा गिरावट आती तो डेवलपर खुश नहीं होता, और अगर कीमत में पर्याप्त गिरावट नहीं आती तो संभावित खरीदार इसे नहीं खरीदते। इसलिए मामला अधर में लटक गया। हालांकि ये पेई कियान की जरूरतों के लिए एकदम सही था। अपनी अनूठी जरूरतों को पूरा करना ताकि दूसरों से प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े, एक तरह की खुशी भी थी। मैनेजर यांग पेई कियान को एक आलीशान शो हाउस में ले गए और अपनी प्रभावशाली बिक्री की बातें शुरू कर दी। जाहिर है पेई कियान ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वह अच्छी तरह जानते थे कि यह सब उन्हें इमारत बेचने की कोशिश थी। उन्हें इन सब बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। मैनेजर यांग से मोलभाव करने वाला वह नहीं, बल्कि असिस्टेंट शिन था। पेई कियान को जगह का दौरा करते हुए अच्छा महसूस हुआ। ये 240 वर्ग मीटर का घर था, जिसमें चारों ओर 360 डिग्री की खिड़कियां थीं। इसका नवीनीकरण और सजावट बहुत अच्छी तरह से की गई थी। किसी भी तरह से यह उस साधारण किराए के अपार्टमेंट से बेहतर था जिसमें वह भी रह रहा था। इस प्रकार के घर आसानी से नहीं बिक रहे थे, खराब गुणवत्ता या खामियों के कारण नहीं, बल्कि मुख्य रूप से लेआउट के कारण। इसी वजह से कीमत और गुणवत्ता का अनुपात कम था। इसी कीमत पर कई बेहतर विकल्प मौजूद थे। मैनेजर यांग जितना अधिक बेचने की कोशिश कर रहा था, पेई कियान को उतना ही यकीन होता जा रहा था कि ऐसा घर बेचना मुश्किल है। अगर ऐसा है तो उसे इसे खरीद ही लेना चाहिए। मैनेजर यांग और पेई कियान की जरूरतें अजीब तरह से मेल खाती थीं। मैनेजर यांग इतना बोलता रहा कि आधे घंटे में ही उसका गला बैठ गया। वह बॉस पेई के हाव भाव को समझने की कोशिश करते हुए पानी पीने के लिए रुका। वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। एक तरफ बॉस पेई को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे भांप गया हो और इस घर की स्थिति के बारे में जानता हो। दूसरी तरफ बॉस पेई को इस घर में बहुत दिलचस्पी लग रही थी। बॉस पेई के चेहरे पर एक साथ ये दो विरोधाभासी भाव प्रकट हुए, इसलिए मैनेजर यांग को समझ नहीं आया कि बॉस पेई वास्तव में क्या सोच रहे हैं। पेई कियान ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, कितनी यूनिट्स में लोग रह रहे हैं? मैनेजर यांग का दिल बैठ गया। ये तो बुरी बात है। बॉस पेई ने इतना तीखा सवाल क्यों पूछा? दरअसल अब तक सिर्फ 3 यूनिट्स ही बिकी हैं, जो पूरी इमारत का 1/4 हिस्सा है। इसके अलावा इनमें से ज्यादातर मालिक अपने फैसले पर पछता रहे हैं और उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस पेई के सवाल के पीछे क्या इरादा था?
क्या उन्होंने इस जगह की असलियत जान ली थी और जानबूझकर यह सवाल मुझसे पूछा था ताकि मुझे बेचने की कीमत कम करने का संकेत दे सके क्योंकि यह लोकप्रिय नहीं है? मैनेजर यांग मन ही मन थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि ऐसी बातें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती थीं। बॉस पेई, निश्चिंत रहिए, हमारे पास पर्याप्त घर उपलब्ध हैं। आप अपनी पसंद का लेवल चुन सकते हैं। मैनेजर यांग ने घुमा फिराकर जवाब देने का फैसला किया। पेई कियान ने भौहें चढ़ाईं। मेरा सवाल ये था कि कितनी इकाइयां बिक चुकी हैं। मैनेजर यांग को एहसास हुआ कि वह झूठ नहीं बोल सकता और उसे सच बताना ही होगा। 3 इकाइयां। बॉस पेई, हमारी इकाइयां उच्च श्रेणी की हैं। आम लोग इन्हें खरीद नहीं पाएंगे। इन तीनों इकाइयों के मालिक जिंगजोऊ के सफल स्थानीय निवासी हैं। बेशक वे अभी भी आपसे काफी पीछे हैं, लेकिन पेई कियान ने हाथ उठाकर मैनेजर यांग की बात काट दी। कृपया इन तीनों मालिकों को सूचित कर दें कि मैं उनकी इकाइयां भी खरीदना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द खाली कर देंगे। मैं उनके स्थानांतरण का खर्च भी उठा सकता हूं। मैनेजर यांग, वह एक पल के लिए रुक गया। ओह बॉस पेई, बाकी मंजिलों के फ्लैट भी बिक्री के लिए हैं। आपको रुको, बॉस पेई, आपका मतलब? मैनेजर यांग बेहद हैरान था। वह बॉस पेई के शब्दों का अर्थ सही समझ गया था, लेकिन पुष्टि करने से डर रहा था। पेई कियान ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पूरी इमारत चाहिए। मैनेजर यांग की आंखों में आंसू आ गए और वह अवाक रह गया। उस क्षण बॉस पेई का व्यक्तित्व प्रकाशमान लग रहा था, जो उसे अपने उद्धारकर्ता की याद दिला रहा था। दोपहर में पेई कियान कार्यालय में आराम से चाय पी रही थी, तभी सहायक शिन लौटी। ऐसा लग रहा था कि दोपहर भर की बातचीत के बाद वह किसी प्रारंभिक सहमति पर पहुंच गई है। बॉस पेई, तीनों परिवार इस अपार्टमेंट के लेआउट से बहुत असंतुष्ट थे, इसलिए वे सब सहमत हो गए। वे इस पैसे से नए घर खरीद सकते हैं। वे बहुत खुश थे। आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द यहां से चले जाएं, इसलिए मैंने तीनों यूनिटों के लिए एक मूविंग कंपनी का इंतजाम कर दिया है और जब तक उन्हें नया घर नहीं मिल जाता तब तक होटल में रहने का खर्च भी हम उन्हें वापस कर देंगे। कीमत की बात करें तो औसत कीमत 12,000 युआन प्रति वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल 248 वर्ग मीटर है और इसमें 12 मंजिलें हैं। चूंकि हम पूरी इमारत खरीद रहे हैं, इसलिए हमें 10% की छूट मिली और हमने इसे लाखों में राउंड ऑफ कर दिया। अंतिम कीमत 32 मिलियन युआन है। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो हम इस आंकड़े को अंतिम रूप दे देंगे। पेई कियान ने सिर हिलाया। उन्हें असिस्टेंट शिन के सौदेबाजी कौशल पर पूरा भरोसा था। 32 मिलियन युआन में इस तरह के घर वाली इमारत खरीदना पूरी तरह से घाटे का सौदा नहीं था। पेई कियान ने फिल्म से हुए मुनाफे का सिर्फ आधा हिस्सा ही खर्च किया। वजह सीधी सी थी, वह अपनी थ्योरी को परखना चाहता था कि क्या स्लॉथ अपार्टमेंट्स को वाकई नुकसान हो सकता है। ये साबित होने के बाद वह बाकी पैसा खर्च करेगा। इसके अलावा पेई कियान को पैसा खर्च करने का एक बढ़िया तरीका मिल गया था। मरम्मत और सजावट। इस तरह की इमारत को अचल संपत्ति माना जाता था। 10% कर कटौती के बाद भी इसकी कीमत 3.2 मिलियन युआन ही रहती, जिससे निपटान पर असर पड़ता। पेई कियान को उम्मीद थी कि इस चक्र में उसकी अचल संपत्ति कम से कम 90 मिलियन युआन तक पहुंच जाएगी। अगर यह 100 मिलियन युआन से ज्यादा हो जाती तो नुकसान उठाना सुविधाजनक नहीं होता, लेकिन मरम्मत और सजावट पर मनचाहा पैसा खर्च किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, महंगे फर्नीचर, सजावट का सामान, घरेलू उपकरण आदि खरीदने से बस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेशक पेई कियान ने महंगे ब्रांड के आलीशान फर्नीचर का पूरा सेट खरीदने की हिम्मत नहीं की। अगर वह ऐसा करता तो ये जगह पल भर में मशहूर हो जाती। इससे जिंगजोऊ के सारे अमीर लोग भी आकर्षित हो सकते थे। यह एक बहुत बड़ा जोखिम होता। मिंगयून प्राइवेट किचन से उसे अच्छा सबक मिला था। इसलिए पेई कियान का लक्ष्य था कि वह नवीनीकरण और सजावट पर कम से कम खर्च करे, लेकिन इतना दिखावा न करे कि एक सही संतुलन बना रहे। सीधे शब्दों में कहें तो संतुलन ऐसा होना चाहिए था कि अमीर लोग इसे नीचा देखें जबकि गरीब इसे खरीद न सकें। स्लॉथ अपार्टमेंट्स के लिए यही सबसे अच्छा होगा कि वह इसी अजीब स्थिति में फंसा रहे।